So, hello everyone. In today's class, we'll be covering ENS, Ethereum Name Service. We'll be seeing what it is, how to deploy a name, how to get an ENS name. We'll be seeing why do we need ENS. फिर देखने वाले कैसे काम करता है, राइट? फिर जो हमने कल डिप्लॉय किया था फ्लीक पे एप्लीकेशन, हमारे डी एप्स हमने फ्लीक पे डिप्लॉय किए थे, उनको कैसे कनेक्ट करना है ENS नेम के साथ. देन एट लास्ट विल बी सीइंग सम ऑल्टरनेटिव्स टू ENS. So let's start. Before moving to ENS, do you know what DNS is? So, DNS is a domain name system. DNS क्या करता है? हमें पता है कि जब भी हम कुछ ब्राउज़ कर रहे होते हैं तो हमें आईपी चाहिए होता है किसी भी चीज़ को ब्राउज़ करने के लिए. अगर मुझे एक वेब पेज ब्राउज़ करना है तो वो किस आईपी पे होस्टेड है, वो आईपी एड्रेस मुझे चाहिए होता है जिससे मैं वो वेब पेज ब्राउज़ कर पाती हूँ, राइट? अब जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, तो इनके भी आईपी एड्रेस होते हैं, तभी आप उनसे इंटरैक्ट कर पाते हो. तो जैसे यूट्यूब का आईपी एड्रेस है ये, सपोज फेसबुक का आईपी एड्रेस ये है, गूगल का आईपी एड्रेस ये है. सो आर दे ईजी टू रिमेंबर? ये जो नंबर्स होते हैं क्या आप इनको याद करके रख सकते हो? आपको यूट्यूब खोलना है, आपको इसका आईपी एड्रेस याद रहेगा? नहीं, राइट? तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? बेसिकली जो भी आईपी एड्रेस होते हैं ना, उनको एक ईजी टू रिमेंबर वर्ड के साथ हम मैप कर देते हैं. जैसे यूट्यूब का जो आईपी एड्रेस है हमने उसको youtube.com के साथ मैप कर रखा है, राइट? तो ऐसे ही हम जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के, उनको डोमेन नेम के साथ मैप कर देते हैं. डोमेन नेम से हम इजीली उनको याद रख सकते हैं कि ये वाली अगर मुझे वेबसाइट मेरे को ब्राउज़ करनी है, ये वाली वेबसाइट, तो मैं youtube.com डालूंगा और वो वेबसाइट मुझे दिख जाएगी, राइट? बट अभी हमने यहाँ पे आईपी तो डाला नहीं, तो वो कैसे हुआ? जब भी आप कुछ वेबसाइट का डोमेन नेम डाल रहे होते हो ब्राउज़र पे, जैसे मैंने youtube.com डाला, तो ब्राउज़र क्या करेगा? डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो डोमेन है इसका आईपी क्या है, एंड डीएनएस सर्वर विल रिस्पॉन्ड कि ये आईपी है. देन ब्राउज़र इस आईपी को ब्राउज़ करेगा एंड उससे जो भी वेब पेज है वो लेगा, रिक्वेस्ट करेगा एंड जो भी उसका रिस्पॉन्स आएगा वो शो करेगा. सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो आईपी एड्रेस थे जो कि बहुत हार्ड थे रिमेंबर करने के लिए, उनको एक ईजी टू रिमेंबर वर्ड्स के साथ मैप कर दिया. एंड वो हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? यूजिंग डीएनएस सर्वर. सो आई होप इट इज़ क्लियर, इट इज़ द वेरी बेसिक पार्ट. ठीक है, तो जैसे ये डीएनएस है ना, सेम हमारे पास है ईएनएस. ENS स्टैंड्स फॉर इथेरियम नेम सर्विस. ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेम सर्विस लुकअप सिस्टम है जो कि सपोर्ट करता है जो आपके क्रिप्टो एड्रेसेस होते हैं, जो इथेरियम एड्रेसेस होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लाइक स्ट्रिंग्स और नंबर का कॉम्बिनेशन होते हैं, हेक्स में होते हैं, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रिंग होती है, उनको आप याद नहीं रख सकते, राइट? तो ENS क्या करता है? उनको मैप कर देता है. जैसे DNS मैप करता है आईपी एड्रेसेस को, ENS जो क्रिप्टो एड्रेसेस होते हैं या फिर जो IPFS पे आपने कंटेंट डाला है उसका जो कंटेंट आइडेंटिफायर होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो उनको मैप करता है. इट इज़ डेवलप्ड बाय द पीपल फ्रॉम इथेरियम फाउंडेशन. बेसिकली क्या कर रहा है? जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको सिंप्लीफाई कर रहा है कि जिसको भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग हिज इथेरियम एड्रेस, आप उसको एक छोटे एड्रेस से एक्सेस कर पाओगे. तो बेसिकली इसने यूजेबिलिटी इन्हांस की. ये डीएनएस का इंटीग्रेशन भी सपोर्ट करता है. ऑल्सो आप इसमें सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हो. सब डोमेन क्या होता है वो सब आगे देखेंगे. तो बेसिकली इसने ओवरऑल किया क्या? इसने मशीन रीडेबल एड्रेस को ह्यूमन रीडेबल एड्रेस में कन्वर्ट किया. मशीन रीडेबल एड्रेस मतलब कि ये जो इथेरियम एड्रेसेस है, जो एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है, हेक्स में है, ये काफ़ी लंबी स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स और लेटर्स का मिक्स है, उसको एक ह्यूमन रीडेबल एड्रेस जैसे कि jack.eth या फिर कोई भी नेम जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो उससे मैप किया. सो इसने मशीन रीडेबल एड्रेसेस को ह्यूमन रीडेबल एड्रेसेस में कन्वर्ट किया. अब एड्रेसेस क्या हम बात करें, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा अकाउंट एड्रेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है, या फिर अगर मैं कुछ IPFS पे डाल रही हूँ तो वो जो हैश आता है या फिर कंटेंट आइडेंटिफायर आता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशंस होता है, इसको हम इजीली याद नहीं कर सकते, राइट? या फिर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम पे डाल रहे हैं एंड उसका एड्रेस भी हैक्स में होता है, काफ़ी लंबी स्ट्रिंग होती है. दीज आर नॉट ईजी टू रिमेंबर, राइट? सो क्या होता है जब भी कोई हम एक इथेरियम अकाउंट बनाते हैं, हमारे पास दो कीज़ आती हैं. वन इज़ पब्लिक की एंड अनदर इज़ प्राइवेट की.
ठीक है। प्राइवेट की जो आपके पास रहती है, पब्लिक की जो कि वो अकाउंट एड्रेस होता है ना, दैट इज़ योर पब्लिक की। जो भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप पब्लिक की के थ्रू करते हो, राइट। मतलब अगर मुझे सपोज करो ये ए यूज़र है एंड ये बी यूज़र है, ठीक है। ए यूज़र को बी यूज़र को कुछ 5 ईथर ट्रांसफ़र करने हैं, तो इसको क्या चाहिए, इसका अकाउंट एड्रेस और इसकी पब्लिक की। यूजिंग दिस, मतलब ये इसकी पब्लिक की है, या फिर आप इसको अकाउंट एड्रेस भी बोल सकते हो। यूजिंग दिस, इसको क्या चाहिए, जब ए को इसको कुछ ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको उसकी पब्लिक की या अकाउंट एड्रेस पता होना चाहिए। अब ये अकाउंट एड्रेस और पब्लिक की कितनी लंबी स्ट्रिंग होती है, अगर एक भी लेटर मिसप्लेस हुआ, चेंज हुआ, या तो किसी और को ट्रांजैक्शन चली जाएगी या ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है रिमेंबर करना। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लॉन्ग एड्रेस कैन वी यूज़ सम शॉर्ट एड्रेस, जैसे कि इतने बड़े एड्रेस की जगह सिर्फ मैं jack.eth डालूँ और ट्रांजेक्शन हो जाए। सो दैट इज़ वॉट ENS इज़ डूइंग। वही है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिस लॉन्ग 64 नंबर्स एंड कैरेक्टर, वी कैन हैव अ शॉर्ट नेम फॉर दिस इथेरियम एड्रेसेस, राइट। तो अब देखते हैं काम कैसे करता है, मैपिंग होती कैसे एक्चुअली में। सो हेयर सपोज योर ब्राउज़र इज, आप कुछ ब्राउज कर रहे हो, या फिर जो आपका कोड है उसके थ्रू आपको चाहिए कि अकाउंट एड्रेस चाहिए किसी का जिसको आपको ट्रांजैक्शन करनी है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो बी यूज़र है और ए यूज़र है, ए यूज़र को बी यूज़र को 5 ईथर ट्रांजैक्शन करने हैं, राइट। तो उसको बी का अकाउंट एड्रेस चाहिए, तो वो कैसे लेगा, यूज़र जो भी ब्राउज़र है या फिर उसका जो भी यूज़र का कोड है, उससे पहले वो रजिस्ट्री को कॉल करेगा और बोलेगा कि ये जो domain.eth है ना, ये जो ENS का नेम है ना, इसका रिजॉल्वर कौन है, मतलब कौन मेरे को इसको रिजॉल्व करके देगा कि ये जो है ये किसके साथ मैप हो रखा है, राइट। तो इसने पहले पूछा कि इसका रिजॉल्वर कौन है, एंड इसने रिस्पॉन्स किया कि इसका रिजॉल्वर जो है ये एड्रेस है। देन उसके बाद जो हमारा कोड है, जो हमारा ब्राउज़र है, वो उस रिजॉल्वर को मैसेज करेगा कि ये जो डोमेन है ना, domain.eth है ना, ये जो ENS नेम है, इसका एड्रेस क्या है, मतलब ये किस एड्रेस के साथ मैप हो रखा है। तो ये जो रिजॉल्वर होगा ये वो रिटर्न करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे दो चीज़ आई नहीं, फर्स्ट इज़ रजिस्ट्री एंड सेकंड इज़ रिजॉल्वर। रिजॉल्वर क्या कर रहा है, जो भी आप उसको नेम पास कर रहे हो ना, वो बता रहा है कि इस नेम के साथ ये एड्रेस मैप हो रखा है, राइट। और जो रजिस्ट्री है उसमें हम ये स्टोर करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो नेम है इसका रिजॉल्वर कौन है, मतलब कौन आपको बताएगा कि ये जो नेम है ये किसके साथ मैप हो रखा है। देखते हैं, जैसे दो टर्म्स हमारे पास आई, ENS रजिस्ट्री और रिजॉल्वर। सो बेसिकली रजिस्ट्री में क्या स्टोर होता है, जो भी आपके नेम्स है, ENS नेम्स, वो स्टोर होता है। उनका कंट्रोलर कौन है, उनका ओनर कौन है, किसने रजिस्टर किया है, उसका एड्रेस। देन रिजॉल्वर का एड्रेस, की मतलब ये जो नेम है ना ये किसके साथ मैप है, उसका एड्रेस हम ये रिजॉल्वर में स्टोर करते हैं। तो रिजॉल्वर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो हम कस्टम रिजॉल्वर भी बना सकते हैं, या फिर कुछ पब्लिक रिजॉल्वर होते हैं हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। रिजॉल्वर के अंदर क्या स्टोर होता है, जो भी आपका नेम है वो रहेगा, देन जिस एड्रेस के साथ वो मैप है वो रहेगा, एंड उसकी जो भी आगे डिटेल्स हैं या जो भी अदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे अवतार किधर अपलोडेड है या फिर और जो चीज़ें हम स्टोर करते हैं। सो बेसिकली इन पहले रजिस्ट्री में हमने क्या स्टोर किया, रजिस्ट्री में हमने स्टोर किया जो ENS नेम है वो, उसका ओनर कौन है और कौन मुझे बताएगा कि इसके साथ क्या मैप कर रखा है हमने, जिसको हम रिजॉल्वर बोलते हैं। और जब हम रिजॉल्वर पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो नेम है ये इसके साथ मैप है और ये चीज़ें इसमें डली हुई हैं। रिजॉल्वर दो तरह के होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया कि एक हम कस्टम भी बना सकते हैं और कुछ पब्लिक भी होते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं पहले कि ये हमें इथेरियम एड्रेस ज़रूरत कब पड़ती है। सो मेटामास्क वी हैव ऑलरेडी कवर, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, सब कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी कर चुके हैं। सो आई गेस यू गाइज आर कंफर्टेबल विद इट। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो अकाउंट्स है और मुझे अकाउंट 1 से अकाउंट 2 को कुछ पेमेंट करनी है, ठीक है। तो मैं अकाउंट 1 पे गई एंड यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है।
सेंड के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब जब हम सेंड करने वाले तो यहाँ पे इसने बोला है कि या तो पब्लिक एड्रेस डालो या फिर ईएनएस नेम डालो। ठीक है, पब्लिक एड्रेस क्या है यहाँ पे, जो इस अकाउंट का एड्रेस है या जो इस अकाउंट की पब्लिक की है। ठीक है, या फिर ईएनएस नेम, ईएनएस नेम मतलब जो इस एड्रेस के साथ हमने ईएनएस नेम मैप कर रखा है वो। तो अभी हमने कुछ भी ईएनएस नेम तो मैप किया नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसकी पब्लिक की। तो अकाउंट 2 पे जाएंगे, जस्ट सेकेंड, या अकाउंट 2 पे जाएंगे, कॉपी करेंगे इसके पब्लिक की को, वापस से अकाउंट 1 पे जाएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अकाउंट 2 की जो पब्लिक की है या जो अकाउंट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमें मेंशन करना है कि कितने ईथर्स मुझे ट्रांसफ़र करने हैं। तो सपोज़ अगर मैं बहुत ज़्यादा ईथर्स लिख देती हूँ, जितना मेरे पास बैलेंस ही नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखा देगा कि इनसफिशिएंट फंड। सो जितना मेरे पास बैलेंस है मैं उतना ट्रांसफ़र करती हूँ। सपोज़ मेरे पास 0.512 है तो मैंने 0.515 ट्रांसफ़र किया, जिसमें इतनी गैस फी लग रही है मेरी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन कंफर्म। यू सी सेंड हो रहा है, पेंडिंग स्टेट में है, मतलब अभी ट्रांजैक्शन जो हमारी अनकन्फर्म, सो अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। ठीक है, थोड़ी देर लगती है इसको कंप्लीट होने में, कंफर्म होने में। इसको आप स्पीड अप भी कर सकते हो। स्पीड अप कैसे करोगे कि आप गैस का प्राइस इंक्रीज़ कर दोगे, तो जो भी वैलिडेटर होगा वो अगर इंक्रीज़ मिले, उसको प्राइस इंक्रीज़ में मिलेगा तो वो कंफर्म कर देगा जल्दी। सी कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो अभी कंफर्म हो गई है। इसको हम डिटेल में भी देख सकते हैं कि हमने इस अकाउंट से इस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया इतनी अमाउंट, इतनी गैस के साथ, और उसकी जो नॉन्स वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो अब जब मुझे ट्रांजैक्शन करनी पड़ी, जब मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो मुझे किस चीज़ की यूज़ आया, ये जो अकाउंट एड्रेस है, ये जो पब्लिक की है, राइट। अब इतनी लंबी को मैं याद नहीं कर सकते, राइट, इसको हम याद नहीं कर सकते, इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, तो इसीलिए हम ईएनएस नेम्स का यूज़ करते हैं। सो ईएनएस हायरार्की को समझते हैं। जो ईएनएस डोमेन होती है ना, वो इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करती है ओनरशिप के लिए। मतलब कि इस डोमेन का या इस नेम का, जैसे मैंने बात की थी jack.eth, उसका जो ओनर है वो कौन है, वो कैसे डिसाइड होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है कि मतलब एक तो होगी बेस रजिस्ट्री .eth, मतलब जितने भी .eth के मेरे ईएनएस के नेम्स हैं, jack.eth, hello.eth, जितने भी नेम्स हैं वो सब इस रजिस्ट्री के अंदर स्टोर होंगे। तो जैसे बेस रजिस्ट्री के अंदर जितने भी नेम्स होंगे वो सारे स्टोर होंगे। और सपोज मैंने एक नेम डाला cyberforge.eth, ये मैंने एक ईएनएस नेम लिया या ख़रीदा। ठीक है, तो अब ये ईएनएस नेम है, ये मेरा एक डोमेन हो गया। इसके साथ मैं कुछ भी एड्रेस को मैप कर सकती हूँ, कुछ भी अगर मेरी डिप्लॉयड डी ऐप है तो मैं उसको मैप कर सकती हूँ, या फिर मैं मेरे एड्रेस को भी मैप कर सकती हूँ, राइट। या फिर मैं कुछ भी IPFS पे अपलोड कर रही हूँ तो उसके कंटेंट को भी मैं इसके साथ मैप कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं इस डोमेन के अंदर कुछ सब डोमेन बनाऊँ। ठीक है, सब डोमेन मतलब मैं चाहती हूँ कि एक और डोमेन हो विच इज़ इंटरनल cyberforge.eth। मतलब ये तो मेरी मेन डोमेन है, इसके अंदर मैंने 2-3 सब डोमेन बना दिए। जैसे एक हो गया इंटरनल, एक हो गया ऑफिशियल .cyberforge.eth। मतलब मैं इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कुछ सब डोमेन्स बना रही हूँ। ठीक है, सो ऐसे हायरार्की में मेंटेन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो रजिस्ट्री है वो मैनेज करेगी जितनी भी डोमेन की डिटेल्स है, जैसे कौन ओनर है या कौन इसका रिजॉल्वर है। वो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा कि कैसे वो स्टोर करती है। वो क्या क्या रखती है कि क्या नेम है, उसके बाद कौन उसका रिजॉल्वर है और कौन उसका ओनर है। ठीक है, रिजॉल्वर क्या करता है, रिजॉल्वर बेसिकली जो भी आपका एड्रेस है, जो भी क्रिप्टो एड्रेस है, उसको कन्वर्ट करके देता है नेम में, ईएनएस नेम में, या फिर ईएनएस नेम को क्रिप्टो एड्रेस में कन्वर्ट करता है वो। तो जैसे ये एक एग्जांपल है vitalik.eth, इसके आगे हमने
लीमो लगाया है। सो एनी आइडिया हमने यहाँ पे क्यों लगाया है? सो बेसिकली जब भी मुझे कोई ईएनएस की वेबसाइट मेरे ब्राउज़र पे खोलनी है, जैसे क्रोम पे खोलनी है, एच पे खोलनी है, तो ये जो डॉट लीमो है ना, ये एज अ गेटवे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम खोलने जाएंगे तो वो नहीं खुलती है। तो डॉट लीमो डोमेन हम यूज़ करते हैं एज अ गेटवे, कि जब भी मुझे कोई डॉट ईथ की वेबसाइट मेरे ब्राउज़र पे खोलनी है, जो कि सपोर्ट नहीं करता ईएनएस की वेबसाइट को खोलने के लिए, तो हमें ये डॉट लीमो लगाना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली आप भी कोई अगर ईएनएस नेम लोग है और उसको आपको एच पे खोलना है या क्रोम पे खोलना है, तो आप उसके आगे डॉट लीमो लगा के उसको एक्सेस कर सकते हो थ्रू द ब्राउजर्स। तो इसको देखते हैं, ये जो वेबसाइट है, यू सी कि विटालिक डॉट ईथ डॉट लीमो, अगर मैं ये डॉट लीमो हटा के इसको एक्सेस करूँगी ना, तो साइट कांट बी रीच्ड आएगा, मतलब हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये लीमो एज अ गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वन एग्जाम्पल। अब जो हमने देखा विटालिक डॉट ईथ, ठीक है, उसको ईथर स्कैन पे कैसे देख सकते हैं? हमने बात की कि ठीक है, ये जो ईएनएस है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, कि मतलब कौन ओनर है किस डोमेन का, वो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड करते हैं, तभी तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा, राइट? तो हम इसको ईथर स्कैन पे भी देख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने जो देखा विटालिक डॉट ईथ, उसके लिए हमने ईथर स्कैन पे गए। ईथर स्कैन पे अलग से एक वेब पेज है जहाँ पे आपका जो डोमेन नेम है, आप उसको डालोगे तो आप उसकी पूरी डिटेल्स निकाल सकते हो। बट ये अभी मेन नेट के लिए अवेलेबल है, तो आप जैसे सपोलिया टेस्ट नेट पे आप कुछ कर रहे हो तो उस पर डीएनएस का ये लुकअप अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैंने ये डीएनएस का लुकअप वाला पेज खोला, etherscan.io, देन उसके बाद नेम हाइफन लुकअप हाइफन सर्च। इसमें आप कोई भी डालोगे तो वो सारी जितनी भी हैं वो आपको लिस्ट कर देगा। सो जैसे ड्रॉप x0.eth, डैप shark.eth, काफ़ी सारी ऐसे ईएनएस के नेम्स हैं ऑलरेडी। तो हम एक को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल स्टोर होती है। सो मैंने vitalik.eth सर्च किया और उसका जो भी ओवरव्यू था वो इसने मुझे दे दिया। तो सबसे पहले तो रिजॉल्व्ड एड्रेस। रिजॉल्व्ड एड्रेस का मतलब क्या है कि ये जो नेम है ये किस एड्रेस के साथ मैप हो रहा है, कौन सा एड्रेस है जो इससे खुल रहा है, इस आईडी से या इस नेम से, तो वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। कब एक्सपायर हो रहा है, ऑब्वियसली ये जो नेम है ना ये आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही मिलता है, तो ये नेम कब एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन है। किसने इसको रजिस्टर किया है इस नेम को, और कौन इसको कंट्रोल कर रहा है अभी, ठीक है, कौन इसको बेच सकता है, सेल कर सकता है या फिर कुछ और मैप कर सकता है, वो कंट्रोलर है। बाकी इसकी ट्रांजैक्शंस भी आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब अगर मुझे ईएनएस नेम चाहिए मेरा, तो मैं कहाँ से लेंगे? तो दिस इज़ वन एग्जांपल जहाँ से आप ईएनएस का नेम परचेज कर सकते हो। अब रजिस्टर कैसे करना है? हमने वेबसाइट देख ली कहाँ से करते हैं। जब रजिस्टर करते हैं ना तो पहले हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है एक नेम के लिए। वो नेम हमें देखना है कि वो किसी और ने तो नहीं ले रखा। जो भी नेम अवेलेबल होगा उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे रजिस्टर करने के लिए, फिर हमें वेट करना पड़ता है 60 सेकेंड्स, उसके बाद वो रजिस्टर हो जाता है। बेसिकली रजिस्टर करने से पहले ना हमें कमिट करना पड़ता है, देन उसके बाद रजिस्टर होता है। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन लगती है, एक तो हमें कमिट करना पड़ता है पहले, उसके बाद रजिस्टर होता है। सो इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये जो पोर्टल मैंने बताया इस पे आपको जाना है। अब क्योंकि मैं टेस्ट नेट मेरे पास जो ईथर्स हैं वो सपोलिया टेस्ट नेट पे हैं, सो जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ द वेबसाइट। अब इस पे आपको क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है। जब कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये वॉलेट्स का ऑप्शन देगा कि आपको किस वॉलेट के साथ कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली जब आप कुछ परचेज कर रहे हो तो कुछ ट्रांजैक्शन होगी, तो आपको एक वॉलेट चाहिए। तो जैसे मैंने मेटामास्क वॉलेट सिलेक्ट किया, तो इसने मेटामास्क यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है किस अकाउंट को आपको कनेक्ट करना है, तो जिसमें मेरे पास ज़्यादा है मैंने उसको कनेक्ट किया। देन ये परमिशन मांग रहा है, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, ये कनेक्ट करेगा। तो ये जो वेबसाइट है ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है हमारे वॉलेट के साथ। इवन यू कैन कन्फर्म इट ऑन मेटामास्क एज वेल। जब मेटामास्क पे जाओगे एंड ये जो ऑप्शन आता है ना, ये आता है कि किस से कनेक्ट कर रखा है अभी आपकी जो मेटामास्क है वो किस वेबसाइट से कनेक्टेड है।
तो जैसे यहाँ पे जाके मेरे को दिख रहा है कि जो मेरा अकाउंट 2 है वो कनेक्टेड है। अकाउंट 1 को अगर मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं बस इस कनेक्ट पे क्लिक करूँगी और अकाउंट 1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को 2 पे ही रखना है ये। यहाँ से अकाउंट भी स्विच कर लेते हैं। अब हमने अकाउंट स्विच कर लिया। जब आप मेन नेट पे रहोगे ना, जब आपको, अभी हम टेस्ट नेट पे हैं, ठीक है, जब आप मेन नेट पे रहोगे तो आपको यहाँ से पहले मेन नेट पे जाना है, देन उसके बाद यू कैन कन्फर्म कि ये मेन नेट पे। जैसे यहाँ पे ऊपर हमें ये वार्निंग दे रहा है ना कि ये जो आप ऐप है ये सपोलिया टेस्ट नेट पे आप देख रहे हो इसको। तो अभी एक नेम सर्च करके देखते हैं एंड उसको परचेज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया कि cyberforge.eth अवेलेबल है या नहीं है। जो भी आपका अवेलेबल नहीं होगा नेम, वहाँ पे नॉट अवेलेबल आ जाएगा या ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ जाएगा। अब जैसे ये नेम ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैंने इसको क्लिक किया। अभी ये मुझे परचेज वाले पेज पे ले गया। बेसिकली यहाँ से मैं रजिस्टर कर सकती हूँ कितने टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर करना है, इसको ईयर्स में ही हम पिक कर सकते हैं। अगर मुझे 1 साल के लिए रजिस्टर करना है तो 1 ईयर रखूँगी मैं। अगर मुझे इसको इंक्रीज़ करना है सो आई कैन इंक्रीज़ दैट टू। इसमें आपको कितना प्राइस लगेगा टोटल वो भी यहाँ पे दिखाता है। अगर आप 1 ईयर के लिए ख़रीदोगे तो कितनी % गैस फ़ी लगेगी, 2 ईयर के लिए ख़रीदोगे तो कम गैस फ़ी लगेगी, 5 ईयर्स के लिए ख़रीदोगे तो आपको बहुत मतलब 18% गैस फ़ी लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो भी आप ये ENS नेम खरीद रहे हो आपको इसको प्राइमरी नेम की तरह यूज़ करना है, विच मीन्स जो आपका जो एड्रेस है उसके साथ आप इसको मैप कर रहे हो और यही आपका प्राइमरी नेम है, मेन नेम है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो शो हो जाएगा जिससे भी आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर भी लगा सकते हो प्रोफाइल पे। ठीक है, हम स्किप करते हैं इसको। यहाँ पे इसने टोटल अमाउंट बता दिया कि कितना लगेगा एंड देन वी कैन बिगिन। सो ओपन वॉलेट पे क्लिक करना है। इसके बाद एक टाइमर शुरू होगा जब हम ट्रांजैक्शन कर देंगे। बेसिकली स्टार्टिंग वाली जो ट्रांजैक्शन होती है वो कमिट के लिए होती है। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म किया, ट्रांजैक्शन सेंड हो रही है। वंस एक बार ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बेसिकली हमने कमिट किया। अब एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जहाँ पे हम जो भी अमाउंट होगा उसका पे करेंगे। ठीक है, तो अभी ये 60 सेकेंड का वेट टाइम है। हम इस जो ट्रांजैक्शन है इसको ईथर स्कैन पे भी देख सकते हैं। और यू कैन ओपन द मेटामास्क। यू सी कि ये जो पहली ट्रांजैक्शन है कमिट ये हो गई है। इसको अगर ईथर स्कैन पे मुझे देखना है तो मैंने व्यू ऑन ब्लॉक एक्सप्लोरर किया और ये ट्रांजैक्शन मुझे विजिबल हो रही है। कहाँ से हुई है? ये मेरे एड्रेस से इस एड्रेस पे हुई है। सो वेट फॉर 18 सेकेंड्स मोर। सो या देन क्लिक ऑन फिनिश। अब उसके बाद जो रजिस्टर नेम, मतलब आप अब इस नेम को रजिस्टर करना है मेरे को, उसके लिए एक और ट्रांजैक्शन करनी होगी। अगेन हम ओपन वॉलेट क्लिक करेंगे एंड मेटामास्क पे अभी जो उस डोमेन के प्राइस होगा ना वो हमें लगेगा। तो अभी जो होगा थोड़ा ज़्यादा फ़ी लगेगी एंड प्राइस लगेगा, तो इसको कंफर्म करना है। एंड अगेन ट्रांजैक्शन सेंड हो रही है। इस ट्रांजैक्शन को आप ईथर स्कैन पे भी देख सकते हो। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है, देन कोई वैलिडेटर इसको वैलिडेट करके ब्लॉक में डाल देगा तब ये कंफर्म स्टेट में हो जाएगी। राइट, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि कैसे वैलिडेटर डालता है, कैसे उठाता है, अभी ये किस स्टेट में है, ये सब कवर कर चुके हैं। बेसिकली यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि ये आपके एड्रेस से सेम एड्रेस पे जिस पे हमने कमिट किया था उसी एड्रेस पे वापस ये ट्रांजेक्शन हो रही है। राइट, सो वंस इट इज़ डन, इसके बाद जो आपका नेम है वो रजिस्टर हो जाता है। सो जस्ट अ सेकेंड।
सो अभी हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो पेंडिंग स्टेट में ही है, चेक कर लेते हैं। मीनवाइल अगर आपके पास मॉक ईथर्स हैं या फिर सपोलिया टेस्टनेट पे ईथर्स हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हो एक नेम लेने का। सो जैसे अब यहाँ पे ये जो cyberforce.eth है ये रजिस्टर हो गया एंड नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस नेम, ठीक है। ये इसने प्राइस बताया कि कितना आपने टोटल पे किया है, राइट। अब इसको देखते हैं। तो जब आप नेम परचेज कर लेते हो ना तो उसके बाद ऐसे दिख जाता है। आप इस प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। आपका जो आपने अगर ये प्राइमरी नेम सेट किया है तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये आपका प्राइमरी नेम है, किस एड्रेस के साथ ये मैप है वो यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। ओनर कौन है यहाँ से आप व्यू कर सकते हो, ओनरशिप डिटेल्स कि ये जो अकाउंट है ये ओनर है। देन ये नेम कब एक्सपायर हो रहा है वो हम चेक कर सकते हैं, कब रजिस्टर हुआ था वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बात की कि एएनएस नेम जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे चलता है, जो उसकी ओनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बेस या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे डिसाइड होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे हमें विजिबल है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो ईथर स्कैन है उधर दिख जाएगा हमें, एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यू सी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कोड है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। एंड व्हेन वी रीड द कॉन्ट्रैक्ट, सो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें फंक्शंस मिल जाते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसकी वजह से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये जो ईएनएस नेम है इसका ओनर कौन है, राइट। वापस से चलते हैं। बाकी अगर आपको ये ईएनएफ नेम किसी को सेंड करना है तो आप सेंड भी कर सकते हो। अगर कुछ आपको रोल चेंज करना है, मतलब आपने किसी और को भी इसका ओनर बनाना है तो आप वो कर सकते हो। देन उसके बाद आप परमिशन सेट कर सकते हो काफ़ी, या फिर आप इसका रिजॉल्वर, जैसे हमने बात की कि एक रिजॉल्वर होता है जो कि इस नेम को कन्वर्ट करके देगा मुझे कि किस एड्रेस के साथ मैप है, तो वो रिजॉल्वर एड्रेस भी मुझे यहाँ से मिल रहा है। इसको कॉपी करके यू कैन चेक ऑन ईथर स्कैन, सी कि मेरे को रिजॉल्वर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यहाँ पे जाके जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, रीड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सी जैसे हमने बात की थी कि एक एड्रेस फंक्शन होगा, उस एड्रेस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे हमारी जो भी हमने ईएनएस नेम लिया है वो, और जो रिजॉल्वर होगा वो रिजॉल्व करके बताएगा ये किसके साथ मैप है, राइट। तो यहाँ पे हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको मैप किया है हमारे अकाउंट एड्रेस के साथ ही, राइट। तो कॉपी किया, रिजॉल्वर पे डाला, क्वेरी किया एंड इसने एड्रेस 0 दिया, क्योंकि अभी हमने कुछ भी इसको मैप किया नहीं है। यहाँ पे जब हमें मैप करना होता है तो हम रिकॉर्ड्स पे करते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी सो बेसिकली अगर आपको कोई ईएनएस नेम खरीदना है टेस्ट नेट पे तो आप ऐसे ले सकते हो। वही जब भी हम ईएनएस नेम लेते हैं ना तो हमें एक NFT ERC 1155 टोकन मिल जाता है। अब हमने क्योंकि अभी अभी लिया है तो उसको चेक करते हैं कि हमें वो मिला नहीं मिला। तो वापस से ईथर स्कैन पे जाते हैं, जो हमारा वॉलेट एड्रेस है उसको लेके सर्च करते हैं। सो कॉपी योर वॉलेट एड्रेस, गो टू ईथर स्कैन, सर्च फॉर इट। इसी पहले कमिट हुआ, देन उसके बाद रजिस्टर हुआ, राइट। देन इसके बाद या फिर डायरेक्टली आप इस पे जाओ और ईथर स्कैन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से जो एड्रेस आपको मिला है ना वो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो अभी हमने कल जब फ्लीक पे एक डी ऐप डिप्लॉय किया था उसको कैसे मैप कर सकते हैं इसके साथ, या किसी और चीज़ को कैसे मैप करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, फ्लीक पे जाना है, फ्लीक पे जो भी आपने साइट डिप्लॉय की थी उस पे जाना है एंड फ्लीक ही इसको ईएनएस नेम के साथ डायरेक्टली मैप कर देता है, राइट। जैसे कि हम इधर जाएंगे
स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कस्टम ईएनएस। अगर आपको ऐड करना है या फिर आपको एक ईएनएस डोमेन ऐड करनी है तो कैसे करोगे, इस बस बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो आपका ईएनएस है वो टाइप करना है, जैसे cyberforge.eth and add a ENS. Then click on set manually and you will get the IPNS link और IPFS link. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको IPNS लिंक कॉपी, इन दोनों में से कोई भी लिंक कॉपी कर सकते हो अगर आप वेबसाइट में रेगुलरली कुछ चेंज करते रहते हो। जैसे ये जो वेबसाइट है, अगर आपको इसको बार बार कुछ चेंजेस ऐड करने हैं, रेगुलरली कर रहे हो तो ये IPNS लिंक यूज़ कर सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपने एक बार चेंज किया फिर आप बहुत टाइम बाद चेंज करोगे तो IPFS यूज़ कर सकते हो। तो मैंने IPNS यूज़ किया एंड क्योंकि मैंने अभी इसको ऐड नहीं किया है तो वो फेल होगा। रिकॉर्ड्स पे जाना है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स पे जाके आपका एड्रेस ऑलरेडी डला हुआ है, कोई कंटेंट हैश आपका डला नहीं हुआ तो पहले आपको वो डालना पड़ेगा। आपने एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, ऐड रिकॉर्ड पे कर सकते हो अगर आपको टेक्स्ट डालना है। अगर आपको कोई एड्रेस डालना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और अगर आपको कोई कंटेंट डालना है, क्योंकि जब मैं IPFS डाल रही हूँ तो मैं बेसिकली एक कंटेंट डाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे वो पेस्ट करना है। सो यहाँ पे मैंने IPNS वाली लिंक कॉपी किया, आप इसको IPFS वाली लिंक को भी कॉपी कर सकते हो एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव। अब क्योंकि आप एक कंटेंट ऐड कर रहे हो अपनी ENS की नेम के साथ, एक मैप कर रहे हो, तो आपको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। सो देन क्लिक ऑन ओपन वॉलेट। सो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको कंफर्म कर दो एंड अगेन इट विल टेक सम टाइम टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन। मीनवाइल यू कैन व्यू ऑन ईथरस्कैन की ये ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग स्टेट में है, किस अकाउंट से किस अकाउंट पे ट्रांजैक्शन हो रही है। बेसिकली ये जो अकाउंट होगा ये आपका वो ENS नेम वाला अकाउंट है जहाँ पे आप कुछ सेट कर रहे हो कंटेंट हैश, राइट। सो वेट फॉर इट्स कंफर्मेशन। सो ये सक्सेस हो गया। अब हम वापस से इस पे जाएंगे फ्लीक पे एंड दोबारा से इसको वेरीफाई करवाने के लिए देंगे। बेसिकली क्योंकि हमने इसको टेस्ट नेट पे डाला है एंड टेस्ट नेट पे हम इसको मैप कर रहे हैं तो फ्लीक टेस्ट नेट के साथ मैप नहीं करता। जब आप इसको मेन नेट पे करोगे ना, जो आपका ENS नेम है उसको आप मेन नेट से परचेज करोगे और इससे मैप करोगे तो वो वेरीफाई कर लेता है। जब टेस्ट नेट से करता है तो वो वेरीफाई नहीं कर पाता है। सो बेसिकली ये वेरिफिकेशन जो है ये फेल ही होगा क्योंकि हम टेस्ट नेट से कर रहे हैं। जब मेन नेट से करेंगे ना तो बेसिक जब आपका एक वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे cyberforge.eth.limo, बिकॉज मैं एज पे हूँ तो मैं लीमो यूज़ करूँगी एंड इस पे जाके आपका जो भी ऐप है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंटेंट हैश सेट नहीं हुआ बिकॉज फ्लीक से वेरिफिकेशन फेल हो रही है इसलिए। सो यू कैन ट्राई इट ऑन मेन नेट और उसके बाद आप डिप्लॉय करके देख सकते हो। अदरवाइज फॉर जो भी स्टेप्स होते हैं ना ऐड करने के वो सेम ही होते हैं। सब नेम्स जैसे हमने बात किया कि अगर मेरे पास कोई ENS नेम है उसके अंदर मैं सब नेम्स भी ले सकती हूँ। तो सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल domain.eth है, ठीक है, ENS नेम है, मेरे पास डोमेन है, मैंने इसके अंदर एक master.example.domain.eth सब नेम बना लिया। इवन मैं एक और बना सकती हूँ, सपोज मैंने main.example.domain.eth बनाया। सो बेसिकली ये मेरी मेन है, मेन डोमेन है, उसके अंदर मैंने 2 सब डोमेन बना लिए। तो इसमें हम इजीली सब डोमेन बना सकते हैं। अब देखते हैं कि बनाते कैसे सब डोमेन। सो वापस से आपको आपके जो ENS वाली साइड डोमेन है उस पर जाना है, देन उस पर सब नेम्स पे क्लिक करना है एंड यू सी कि अभी कोई भी सब नेम आपने ऐड नहीं किया हुआ। लेट्स ऐड अ न्यू सब नेम, न्यू सब नेम पे क्लिक करना है एंड जो भी आपको नेम देना है, ओके आई विल शो इट अगेन।
जो आपका ENS नेम वाली जहाँ पे साइट थी जहाँ से आपने परचेज किया था उस पर जाना है, देन क्लिक ऑन सब नेम्स। सब नेम पे जाने के बाद देखो जैसे यहाँ पे हमने कोई भी सब नेम ऐड नहीं किया तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। लेट्स क्रिएट अ न्यू सब नेम। इस सब नेम का कुछ नेम देते हैं, जैसे मैंने दिया official.cyberforce.eth। अगेन मुझे कुछ ट्रांजेक्शन करनी होगी, गैस फी पे करनी होगी, राइट। तो मैंने ओपन वॉलेट पे क्लिक किया, मेटामास्क ओपन होगा एंड जो भी फ़ी आपकी लग रही है वो यहाँ पे शो कर देगा। एंड यू कैन सी कि सेट सब नोड रिकॉर्ड, मतलब एक हम सब नेम बना रहे हैं, एक सब डोमेन बना रहे हैं हमारी मेन नेम के अंदर, मेन ENS नेम के अंदर। इसको कंफर्म कर दिया। अगेन ट्रांजेक्शन जो है वो पेंडिंग स्टेट में है, देन उसको कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। यू कैन वेरीफाई कि किस एड्रेस से किस एड्रेस पे ये जा रहा है। एंड वंस द ट्रांजेक्शन इज confirmed you can click on done and you see अब आपके पास एक सब डोमेन है official.cyberforce.eth, ठीक है। तो अगर आप इसको भी खोलोगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। बेसिकली अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया बिकॉज हम टेस्टनेट पे हैं, तो अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा। बट जब आप उसको ऐड कर दोगे किसी कंटेंट के साथ या किसी एड्रेस के साथ मैप कर दोगे तो वो खुल जाएगा। हम मल्टीपल सब नेम डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक ऑफिशियल डाला। अब अगर मैं कुछ और भी डालना चाहती हूँ तो मैं वो भी डाल सकती हूँ। तो हम वी कैन हैव मल्टीपल सब नेम इन वन ENS नेम। उसके बाद ओनरशिप का सेक्शन होता है, राइट। ये हमने पहले कवर कर लिया। देन उसके बाद परमिशंस का सेक्शन होता है जहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि ओनर के पास क्या क्या परमिशन है, राइट। कि ओनर के पास रिवोक करने की परमिशन है या नहीं है, या फिर ये जो फ्यूजेस मतलब बेसिकली परमिशंस जो हम देते हैं कि ये इसको बर्न कर सकता है या फिर ये इसको चेंज कर सकता है या ये इसकी सेटिंग चेंज कर सकता है, वो सब ही है। ओनर सब नेम्स क्रिएट कर सकता है उसकी। सो मल्टीपल जो भी परमिशंस हमें सेट करने हैं वो परमिशन टैब पे जाके हम सेट कर सकते हैं। जब हम मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पूरा मिल जाता है कि जो टोकन है उसका हैश क्या है। अब जैसे मैंने बोला था कि जब भी हम कोई ENS नेम लेते हैं ना तो हमें उसके बदले एक ERC1155 टोकन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो वो ये टोकन का हैश है। तो इस हैश को कॉपी करते हैं और इसको ईथर स्कैन पे चेक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सी कि जो हमने अभी नेम लिया उसका हमें एक ERC1155 टोकन हमें मिल गया, जिसकी टोकन आईडी हमें मिली हुई है। ओनर कौन है? ओनर जो होता है वो आपका वॉलेट एड्रेस होता है, क्योंकि आपने रजिस्टर किया है, राइट। किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बेस पे डिसाइड हो रहा है कि कौन ओनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि इसमें एक ट्रांजैक्शन हुई है जो कि 0 एड्रेस से हमारे एड्रेस पे ये जो टोकन है ये मिंट हुआ है। तो बेसिकली जो हमें ENS नेम अलॉट हुआ है ना, उसके बदले हमें एक टोकन मिल जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग बैक टू स्लाइड्स। तो अब तक हमने देख लिया कि एक ENS नेम कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं, कैसे हम हमारा जो D ऐप है उसको मैप करते हैं ENS नेम के साथ, क्या हमें टोकन मिलता है, कैसे उस टोकन को देखना होता है, वो सब हमने कवर किया। हमने ये भी देखा कि सब नेम्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अगर हमें कोई डिलीट करना है सब नेम तो वो कैसे करते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैंने एक सब नेम बनाया था official.cyberforce.eth। इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो वो उस सब नेम के लिए प्रोफाइल खोल देगा। एंड नाउ वी हैव ऑप्शन टू डिलीट सब नेम, राइट। अगर मुझे यही मेन नेम रखना है मेरे जिसके साथ मैं मैप कर रही हूँ कंटेंट उसका, तो मैं इसको प्राइमरी नेम भी सेट कर सकती हूँ। इसका पेरेंट कौन है, मतलब किस मेन ENS नेम के अंदर ये सब नेम आता है वो। अगर मैं इसको डिलीट करते हैं सो अगेन इट विल आस्क फॉर अ ट्रांजेक्शन, राइट। जब आप ओपन वॉलेट करोगे और कंफर्म कर दोगे ट्रांजेक्शन तो ये डिलीट भी हो जाएगा। सो लेट्स स्किप दिस। तो वही है, हमने देखा कि सब नेम जो होता है
प्रीवियसली क्या होता था, पहले ना ERC 721 मतलब एक NFT हमें मिल जाती थी हमारे ENS नेम की, ठीक है, एंड उसके अंदर हम मल्टीपल सब नेम बना सकते थे, लेकिन ये इस NFT के अंदर बनते थे, ये एक इंडिविजुअल NFT नहीं होता था, ठीक है। तो इनको हम ट्रेड, जैसे NFT को क्या कर सकते हैं, NFT को हम सेल कर सकते हैं, NFT को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, NFT को ट्रेड कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन ये हम नहीं कर सकते थे क्योंकि ये कोई NFT नहीं होती थी, ये बस इसके साथ मैप हो रखी होती थी, ठीक है। तो इसका बाद में हमारे पास सोल्यूशन आया नेम रैपर। नेम रैपर क्या है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ENS के लिए, जो कि अलाउ करता है आपकी किसी भी ENS नेम को रैप करने का ERC 1155 NFT टोकन के साथ। जैसे हमने देखा कि जब हमने एक ENS नेम लिया तो हमें ERC 1155 टोकन हमें मिल गया, राइट। तो बेसिकली रैप का मतलब क्या होता है कि जो एक्सेस है ना उस टोकन की, या जो ओनर है ना उस टोकन का, वो जो भी रजिस्टर कर रहा है वो खुद होगा, राइट। सो जब नेम सर्वर नहीं होता था तब हमारे पास, जैसे मैंने एक ENS नेम लिया, एक डोमेन लिया ether.eth, ठीक है। इसके अंदर मैंने मल्टीपल सब डोमेन्स बनाया, जैसे help.ether.eth बनाया, first.ether.earth.eth बनाया, ठीक है। मल्टीपल मैंने सब नेम्स बनाए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये एक स्टैंड अलोन NFT है, लेकिन ये NFTs नहीं है, ये ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते आप, इसको ओन भी नहीं कर सकते आप, इसको ट्रेड भी नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये था जब ENS नेम रैपर नहीं था। अब जब ENS नेम रैपर हमारे पास है तो एक NFT, जैसे एक हमारी जो मेन डोमेन है उसके बाद उसके अंदर हम सब डोमेन बना सकते हैं, और इनको भी हम यहाँ से लिंक को ब्रेक करके ये भी एक स्टैंड अलोन NFT की तरह वर्क कर सकते हैं। इनको हम वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं कोई अलग से, जैसे सपोज इसका ओनर है 0x1ED, ठीक है, एंड इसी ने ये सब डोमेन बनाया था, लेकिन इसने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय किया और इसको किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, FED को कर दिया सपोज। तो बेसिकली ये जो सब डोमेन्स बनती है ना, ये भी एक अलग से NFT की तरह वर्क करती हैं। तो पहले क्या था, जब हमारे पास नेम रैपर नहीं था तब हम जो सब डोमेन्स थी वो अलग से NFT नहीं बनती थी, वो इसी का पार्ट होती थी, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे हम। और जब हमारे पास नेम रैपर है तो हम जो सब डोमेन्स हम बनाते हैं ना, वो भी एक स्टैंड अलोन NFT की तरह वर्क करती है, उनको भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनका भी एक सेपरेट ओनर हो सकता है, ठीक है। क्या क्या स्टेट्स होती हैं ENS नेम की। तो सबसे पहले कोई भी अगर नेम लो वो अनरजिस्टर्ड है तो पहले हम उसको रजिस्टर करेंगे। जब अनरजिस्टर्ड का मतलब कि जो नेम है, जैसे cyberforce.eth है, वो अभी तक किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया, तो हम बोलेंगे उसको अनरजिस्टर्ड, मतलब वो अब अनरजिस्टर्ड स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं ना तो वो अनरैप्ड स्टेट में आ जाता है। अनरैप्ड स्टेट का मतलब है नेम एग्जिस्ट करेगा और जो रजिस्ट्री होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो उसको ओन करेगा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि नेम सर्वर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको ERC 115 टोकन प्रोवाइड कर रहा है। सो लेट्स सी कि जैसे मैंने hello.eth परचेज किया, ठीक है। अब इसको जो ओन करेगा ना वो है नेम सर्वर, और नेम सर्वर क्या करेगा, आपको इसके बदले एक NFT दे देगा विच इज़ ERC 1155, ठीक है। तो अनरैप्ड स्टेट में क्या होता है कि नेम एग्जिस्ट करता है और ये जो नेम सर्वर है ना ये इसको ओन करेगा, ठीक है। रैप्ड स्टेट में क्या होता है, रैप्ड स्टेट में जिसने रजिस्टर किया है ये नेम, जैसे मैंने अभी रजिस्टर किया cyberforce.eth, तो रैप्ड स्टेट में मैं इसको ओन करूँगी, नेम सर्वर इसको ओन नहीं करेगा, ठीक है। इमेंसिपेटेड स्टेट में क्या होता है कि जो भी पेरेंट है ना वो रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है उस नेम की, ठीक है। हमने जैसे सपोज एक एड्रेस है, ठीक है, इसके पास एक नेम है hello.eth, ठीक है। इसके अंदर हमने एक सब डोमेन बना लिया a.hello.eth एंड इसको यहाँ से इसका अलग ओनर हमने
दे दिया इस ये जो सब डोमेन है ये किसी और को ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। तो अब ये जो इसका पेरेंट वो नेम होगा ना, जब हम इसको इमेंसिपेटेड कर देते हैं तो पेरेंट के पास कोई भी एक्सेस नहीं रहती कि वो इस पर कुछ भी सेट कर सके या कुछ भी कर सके। बेसिकली कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता, इसको बर्न नहीं कर सकता, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लॉक स्टेट में क्या रहता है कि लॉक स्टेट जब हम किसी भी ईएनएस नेम को लॉक स्टेट में करते हैं ना, तो इसका मतलब वो जो नेम है वो कभी भी अनरैप नहीं हो सकता अगेन। अनरैप का मतलब सिर्फ ओनर उसको एक्सेस करे, वो अब दोबारा नहीं हो सकता। अब जो नेम सर्वर है ना वही उसको एक्सेस करेगा। So this is the states of ENS. Now there are many alternatives to ENS, जैसे हैंडशेक है, फ्री नेम है, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सो इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट ENS। ENS का नेम कैसे लेना है, कैसे कनेक्ट करना है हमारे डी ऐप के साथ, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या स्टेट्स होती हैं, उनका आज हमने ब्रीफ ओवरव्यू लिया, ठीक है। अब आपको एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक सपोलिया टेस्टनेट पे एक ENS का नेम लेना है, ठीक है। अगर आपको टेस्टनेट पे नेम खरीदना है तो आपको कुछ सपोलिया टेस्टनेट ईथर्स चाहिए होंगे, राइट। तो उनके लिए भी लास्ट क्लास में भी हमने शेयर किया था। तो बेसिकली गूगल का है एक सपोलिया ईथर्स, सो यू कैन यूज़ दिस वन टू गेट सम ईथर्स। आप यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डालोगे तो आपको 0.05 सपोलिया ईथर्स मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो देर इज़ वन मोर चेन लिंक। इन चेन लिंक ऑल्सो जब आप यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डालोगे एंड व्हेन यू सिलेक्ट 0.1 टेस्ट ईथर्स, आपको कनेक्ट करना होगा इसको अपने गिटहब से, एंड देन यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट। तो ये जो 0.1 टेस्ट ईथर्स है ना, ये आपको अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि इनको आप 24 आवर में एक ही बार कर सकते हो टू लिमिट। तो आपको यहाँ से कुछ सपोलिया टेस्ट ईथर्स लेने हैं, एंड देन उसके बाद विद द यूज़ ऑफ देम उनको यूज़ करके आपको एक ENS नेम परचेज करना है, बाय करना है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपने फ्लीक में डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय की थी, उससे वो ENS नेम को ऐड करना है, कनेक्ट करना है। जैसे हमने देखा ना कि हम ENS नेम को ऐड कर सकते हैं यूजिंग द फ्लीक पोर्टल, तो वो आपको करना है। उसके बाद आपको अपना जो आपको इशू हुआ है ERC-115 टोकन ईथर स्कैन पे, वो फाइंड करना है, वो ढूंढना है कि कैसे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आज हमने सब नेम्स बनाए, सब डोमेन बनाए ना मेरे एक नेम के अंदर, ऐसे ही आपको 2 सब नेम बनाने हैं जो भी आप ENS नेम बनाओगे उसके अंडर। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर टुडे।